प्यारे छात्रों, आज 11वीं रसायन के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन की द्वितीयक प्रकृति पढ़ाएंगे। अभी तक हमने यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन में कण के रूप में इलेक्ट्रॉन रहता है, अतः इसमें कण का गुण ही उपस्थित होते हैं। लेकिन डी ब्रोंगली और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आने से ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु में कणिका गुण के साथ साथ तरंगीय गुण भी मौजूद होते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉन की द्वितीयक प्रकृति कहते हैं। इन गुणों की पुष्टि हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला, कैथोड किरण पुंज जो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है, अपने पथ में रखी हल्की चक्र को या वस्तु को गतिमान कर देती हैं, जो इसके कणिका गुण की पुष्टि करता है। दूसरा, प्रकाश किरणों की तरह इलेक्ट्रॉन किरणपुंज या कैथोड किरणें व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं प्रदर्शित करती हैं, जो तरंगीय गुण की पुष्टि करता है। किसी एक प्रयोग से हम इलेक्ट्रॉन के कणिका और तरंगीय गुण को एक साथ सिद्ध नहीं कर सकते। इनके लिए अलग अलग प्रयोग करने पड़ते हैं। अब इसमें आता है डी ब्रोंगली का समीकरण। तो डी ब्रोंगली ने सर्वप्रथम बताया कि इलेक्ट्रॉन में तरंगीय गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्षा में घूमता है तो उसकी गति वृत्तीय होने के साथ साथ तरंगीय भी होती है। आगे बताएंगे, तो इसको समझ लीजिए क्या है। ब्रोंगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो जी, इसको तरंग दैर्ध्य को लैम्डा के रूप में प्रदर्शित करते हैं संवेग p में, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/p या लैम्डा बराबर h/p या प्रोपोर्शनल हटा दिया और ये बराबर होता है h/mv। p बराबर mv के बराबर होता है, तो इसे डी ब्रोंगली का समीकरण कहते हैं। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा में जो गति है वो तरंगीय होती है डी ब्रोंगली के अनुसार। तो तरंगीय गति इस प्रकार है, ये तरंगीय गति है, इसमें श्रोणी और गर्त, नोड और एंटी नोड, ये श्रोणी है और ये गर्त है, ये पॉइंट गर्त है, ये श्रोणी है, ये बनते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की गति इस प्रकार लगातार श्रोणी गर्त बनते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसी स्थिति में चक्कर लगाता है, तो ये गति ही संभव है इलेक्ट्रॉन में, इसे समकला गति कहते हैं। और जब ये क्रॉस होगा, श्रोणी गर्त नहीं बनेंगे, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लगातार नहीं होगा और इसे असमकला गति कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि परमाणु में वे कक्षाएं संभव हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की समकला गति होती है। इसको हम बोहर के परमाणु मॉडल से भी स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु में वे कक्षाएं ही संभव हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2π के गुणांक में या बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं डी ब्रोंगली के अनुसार। तो इसमें समकला गति में इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय कक्षा की परिधि जो होगी वो 2πr होगी, ये बराबर n लैम्डा। इसका मतलब जो गति है, वृत्तीय गति या परिधि, वो ही इसमें संभव है जिनमें जो लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य है, ये इसके गुणांक में होती हैं गति, तो वो ही कक्षाएं संभव होती हैं। इसी को समकला गति कहते हैं। इसको 2πr बराबर n लैम्डा, लैम्डा बराबर 2πr/n और लैम्डा बराबर h/mv, ये डी ब्रोंगली समीकरण से पहले सिद्ध कर चुके हैं हम। अब
ये लैम्डा का मान इसमें रख दें, 1 और 2 ये सेकंड समीकरण हो गई, तो ये हो जाएगा 2πr/n बराबर h/mv और 2πr बराबर nh/mv। n यहाँ कक्षा संख्या है और mvr हम इसको m r को नीचे ले आए, mv को ऊपर ले गए, तो mvr बराबर nh/2π। तो एक तरह से ये पुष्टि हो जाती है डी ब्रोगली की और बोहर की, कि उन्होंने बताया कि परमाणु में निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग गुणांक में होता है। ऐसे ही डी ब्रोगली ने यह सिद्ध किया कि तरंग दैर्ध्य जिन कक्षाओं में 2πr के गुणांक में या बराबर होती है वे कक्षाएं ही संभव होती हैं। तो ये पूरा विश्लेषण है डी ब्रोगली समीकरण का। इसके अलावा आगे आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, सुन लीजिए। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग, कण इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं कण के रूप में, किसी कण या इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पहले भी बताया जा चुका है कि तरंगीय और कणिका गुण एक प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं हो सकते, वही हाइजेनबर्ग ने कहा है। यदि हम वेग का यथार्थ रूप से निर्धारण करेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता या अनिर्धारिता आएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का यथार्थ रूप से निर्धारण करते हैं तो उसके वेग में अनिर्धारिता होगी। तो इसको हम गणितीय रूप में ये इस प्रकार समझ सकते हैं। माना इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिर्धारिता या अनिश्चितता डेल्टा x है और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p है, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल और ग्रेटर देन, ये बराबर और ये निशान लगा हुआ है, तो ये बराबर और या इससे अधिक इज इक्वल या ग्रेटर देन h/4π के होता है। हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू mv, p का मान रख दिया हमने, इज इक्वल और ग्रेटर देन h/4π, और डेल्टा x गुणित डेल्टा v, m को हम नीचे ले गए, इज इक्वल और ग्रेटर देन h/4πm। तो ये स्थिति और वेग की अनिश्चितताएं होंगी, ये h/4πm के बराबर भी हो सकती हैं और इससे अधिक भी हो सकती है। तो ये कोई त्रुटि नहीं है, ये केवल ये है कि एक साथ अगर हम स्थिति और वेग का निर्धारण करेंगे तो इस प्रकार की अनिश्चितताएं आएंगी। अब आता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, पूछा जाता है 2 नंबर में। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक समदिश इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ये युग्मित तब तक नहीं होते जब तक कि सभी ऑर्बिटलों में एक एक समदिश इलेक्ट्रॉन प्रवेश न हो जाए, और जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करके युग्मित होते हैं तो उनके चक्रण विपरीत होते हैं। तो ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं, ये पी ऑर्बिटल की स्थिति है। इसमें 3 उप ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो 3 में पहले एक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे उप ऑर्बिटल में जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, पहले में युग्मन नहीं होगा। फिर तीसरे में तीसरा इलेक्ट्रॉन तीनों उप ऑर्बिटल में एक एक क्रम के रूप से जाएगा, फिर चौथा, पांचवा, इस प्रकार चौथे से पेयरिंग शुरू हो जाएगी, युग्मन शुरू हो जाएगा। पांचवें में दोनों बढ़ जाएंगे और छठवें में तीनों उप ऑर्बिटल युग्मित हो जाएंगे। और यहाँ देख रहे हैं युग्मित ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है वो विपरीत होते हैं, विपरीत दिशा में होता है, एक का ऊपर और एक का नीचे। तो ये हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम होगा। इसी प्रकार अगर हम डी ऑर्बिटल का
करेंगे तो डी ऑर्बिटल में 5 उप ऑर्बिटल होते हैं, पहले एक एक जाएगा पांचों में, फिर छठवें से पेयरिंग शुरू होगी। तो इसको लगातार कर सकते हैं। अब आता है लास्ट रह गया है इसमें आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था तो उसमें आयन का रह गया था। तो दो तरह के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ये बच्चों ध्यान देने की बात है, अगर धन आयन है तो जितना धनावेश होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये मान के चलिए, और परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उतने की कमी हो जाएगी। जैसे सोडियम का 1+ है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए होंगे वो 11 ऋण 1, 1 प्लस चार्ज घटा दिया 10 रह गया, 10 का विन्यास है 2 8 1s2 2s2 2p6। तो ये सोडियम आयन का होगा। ऐसी मैग्नीशियम आयन का हम लिखेंगे तो +2 है mg पर, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन 12 - 2 10, तो 10 के रूप में लिखेंगे 2 8, सोडियम की तरह इसका विन्यास होगा। कैल्शियम के केस में इसका परमाणु क्रमांक 20 है, 2 इस पर प्लस आवेश है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे 20 - 2 18, 18 का विन्यास होगा 2 8 8, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ऋण आयन में जितने ऋण आवेश होंगे उनको जोड़ देंगे। जैसे Cl+ है तो एक परमाणु क्रमांक में ऐड हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 17 है तो 17 + 1 18, तो Cl का 18 का विन्यास लिखा जाएगा 2 8 8, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कैसे निकालेंगे, तो ये है तो बड़ा, मैंने थोड़ा संक्षेप में लिया है, इसको देख लीजिए। हम दो बात निर्धारित करते हैं, आवर्त संख्या और वर्ग संख्या। तो किसी तत्व के विन्यास में अधिकतम संख्याएं जो होती हैं परमाणु कक्षाओं की या मुख्य क्वांटम संख्या की, वो अधिकतम संख्या आवर्त संख्या होती है, और बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। ये ध्यान देने की बात है। जैसे पोटेशियम का है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, 2 8 8 1, तो कक्षा अधिकतम क्या है, वो कौन सी हो गई, 1 2 3 4 कक्षा होगी अधिकतम, तो ये इसका आवर्त संख्या 4 हो गया। बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग संख्या 1 हो गई। यदि S और P बाह्य कक्षा में हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो A में आएंगे, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो B वर्ग में आएंगे। ये ध्यान देने की बात है। ऐसे ही कैल्शियम का स्थान ज्ञात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 20 है, और इसका जो विन्यास है 2 8 8 2, तो 1 2 3 4 आवर्त संख्या है, और वर्ग संख्या 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड हो गया। S ऑर्बिटल में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन तो सेकंड A में हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। छात्रों से आग्रह है कि इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कर नहीं पा रहे हैं क्यों, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं और ये आपको लाभ देगा। धन्यवाद।